हेलो दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी। अगर हमारी कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सरेसा नाम की गांव में एक व्यापारी रहता था। उसे जुआ खेलने की लत थी। एक बार फिर से जुए में वे अपनी सारी संपत्ति हार गया। इससे उसे इतना दुख हुआ कि वे एक दिन मर गया। उसकी पत्नी उस समय गर्भवती थी। कुछ दिनों बाद उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उन दिनों उनके घर में बहुत तंगी थी। व्यापारी की पत्नी ने अपने इकलौते बेटे को जैसे तैसे पाला। जब वह लड़का 5 साल का हुआ तो वह अपने पुत्र के साथ पति के एक घनिष्ठ मित्र के चरण में चली गई। वहाँ पर 12 वर्ष तक रही। एक दिन अवसर पाकर लड़के की माँ ने पति के मित्र से प्रार्थना की, सेठ जी, मेरे पुत्र को कुछ पढ़ा लिखा देते तो वह अपने पांव पर खड़ा हो जाता। लड़के की माँ की प्रार्थना पर सेठ ने एक अध्यापक को उसे पढ़ाने के लिए रख लिया। उस अध्यापक ने उसे कुछ पढ़ना लिखना और हिसाब किताब सिखा दिया। एक दिन की बात है, वह लड़का सेठ के दरवाजे पर बैठा चुपचाप कुछ सोच रहा था। आगे क्या होगा, इसी चिंता में उसकी आंखें गीली हो गई। उसी समय उसकी माँ भी वहाँ आ गई। माँ के बेटे ने आंचल से मुँह पोंछते हुए कहा, बेटा तुम क्यों रोते हो? तुम व्यापारी के लड़के हो, इसलिए कोई छोटा मोटा धंधा शुरू कर दो। पास के मोहल्ले में एक सेठ रहता है। वो दीन दुखी लड़के को व्यापार में पूंजी लगाने के लिए बिना ब्याज के पैसे उधार देते हैं। तुम उनके पास जाओ और उनसे कुछ पैसे ले आओ। सवेरे होते ही लड़का सेठ के पास गया। जिस समय वह लड़का सेठ के पास पहुंचा, वो सेठ किसी लड़के को डांटते हुए समझा रहे थे कि तुम इस तरह अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकोगे। जो आदमी मेहनत नहीं करता है वो कोई काम नहीं कर सकता है। अगर तुम अपने जीवन में मेहनत नहीं करोगे तो तुम्हारा जीवन बेकार चला जाएगा। उसे देखते उसे सामने जो मरा हुआ चूहा पड़ा था। किसी योग्य व्यापारी का बेटा उसे बेचकर पैसे बना सकता था। सामने जो मिट्टी और कोयला है उसे सोना बना सकता है। चूल्हे की राख से लाह बना सकता है। मैंने तुम्हें इतने रुपए दिए और तुम खाली हाथ लौटकर और रुपए मांगे आए हो। यहाँ से चले जाओ, तुम में काम करने की शक्ति नहीं है। तुम अपने प्रति ईमानदार नहीं हो। इस लड़के ने जब दोनों की बात सुनी तो उस सेठ से कहा, सेठ जी, मैं इस मरे हुए चूहों को आपसे पूंजी के रूप में घर से ले जाना चाहता हूँ। यह कहकर वह लड़का वहाँ रुका नहीं, बल्कि उस मरे हुए चूहे को पूंछ के सहारे उठाकर वहाँ से चला गया। सेठ ने उस लड़के का परिचय जानने के लिए अपने मुनीम को उसकी खोज में भेजा, पर वह लड़का तो नगर की भीड़ में खो गया। लौटकर मुनीम ने सेठ को इस बात की सूचना दी तो उसे बड़ी चिंता हुई। उसने अपने मुनीम से कहा, मुनीम के लड़का बड़ा होनहार है, एक दिन जरूर लखपति बनेगा। अगर मैं उसी कुछ मदद कर सकता तो मुझे बड़ी खुशी होती। वह लड़का उस मरे हुए चूहे को आखिर कौन लेगा? एक बनिए के बेटा ने अपनी बिल्ली के शिकार के लिए उस लड़के कुछ पैसे देकर उस चूहे को खरीद लिया। लड़के ने उन पैसों से कुछ चने और एक घड़ा खरीदा। उस घड़े में जल भरकर नगर के चौराहे पर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसी रास्ते से गुजरने वाले लोगों को बड़ी नम्रता से कुछ चने देकर जल पिलाता था। लड़के को उस सेवा से खुश होकर कुछ पैसे दे देते। लकड़ी काटने का काम करने वाले बढ़ई लोग भी उसी रास्ते से गुजरते थे।
वे लोग भी वहाँ पानी पीते थे। उस लड़के के बदले में लकड़ी या पैसे दे जाते थे। इस तरह लकड़ियों का ढेर लग गया। एक दिन लकड़ी के एक व्यापारी के हाथ उस लड़के ने सारी लकड़ी बेच दी। लकड़ी के उस पूंजी से उसने कुछ और चने खरीदे। वे पहले की तरह राहगीरों को चने खाकर पानी पिलाता रहा और बदले में पैसे और लकड़ी पाता रहा। धीरे धीरे उसकी पूंजी बढ़ने लगी। जब उसके पास कुछ ज़्यादा पैसा हो गए तो वह लड़का भी लकड़ी खरीदने लगा। उन लकड़ियों को बेचकर उसे बड़ा लाभ हुआ। लेकिन वर्षा ऋतु आने के कारण लकड़ियों का धंधा मंदा पड़ने लगा। लोग पानी भी कम पीने लगे। तो उस लड़के ने चौराहे पर जमा लकड़ियों को ले जाकर बाजार में बेच दिया और उसी पूंजी से वहाँ उसने एक दुकान खोल दी। थोड़े ही दिनों में उसकी दुकान चल पड़ी। रोज़ के कामों में आने वाली सभी चीज़ें उस दुकान पे सस्ते दामों में मिल जाती थी। लड़के कुछ ही दिनों में बड़ा व्यापारी बन गया। उसने वहाँ अपने लिए एक मकान बनवा लिया। उसमें अपनी माँ के साथ अच्छी तरह से रहने लगा। एक दिन जब वह अपनी दुकान पर बैठा था तो उसे अचानक उस सेठ की याद आ गई जिसके यहाँ से वह मारा हुआ चूहा लाया था। उसने उसके ऋण से मुक्त होने के लिए सोने का चूहा बनवाया और उसे साथ ले जाकर सेठ के यहाँ गया और कहा कि सेठ जी, आपके मारा हुआ चूहे ने मुझे लखपति बना दिया, मेरे जीवन की धारा ही बदल दी। सेठ ने उस घटना को भूल गया था। जब लड़के ने सारी कहानी सुनाई तो वह इतना मुक्त हो गया कि उसने उसे अपनी गद्दी के पास बैठा लिया। बाद में वह अपनी लड़की का विवाह उसके साथ कर दिया। तो इस तरह लड़का भी बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। अपनी बुद्धिमानी से और सुख जीवन जीने लगा। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी। अगर हमारी कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत समय पहले की बात है। रतनगढ़ के राजा वामदेव, जो बहुत ही दयावान और कुशल राजा थे, उनके राज्य में कई छोटी छोटी रियासतें थीं। इनमें से एक रियासत थी जिसका नाम था कृष्णपुर, जहाँ की न्याय अधिकारी श्रीमान नीलकंठ, वह अपने न्याय के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे। पूरे राज्य में यह चर्चा थी कि उनके समान न्याय करने वाला न्याय अधिकारी आज तक पैदा नहीं हुआ। वे झट से दूध का दूध और पानी का पानी कर देते थे। कोई भी मुजरिम उनकी आंखों से बच नहीं सकता। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। एक दिन राजा वामदेव के मन में ख्याल आया कि खुद जाकर उस न्याय अधिकारी का परीक्षा लेनी चाहिए। राजा ने भेष बदल लिया और एक साधारण मनुष्य का भेष बनाकर कृष्णपुर रियासत पहुंच गए। राजा घोड़े पर सवार होकर कृष्णपुर रियासत में घूम रहे थे। नगर के मुख्य द्वार पर ही उसे एक आदमी दिखाई दिया जो कि देखने में बहुत गरीब और भिखारी जैसा दिखाई दे रहा था। राजा को उस पर दया आ गई और राजा ने कुछ पैसे दे दिए। आदमी ने राजा से विनती की, मैं चल नहीं सकता, कृपया मुझे अगले चौक तक छोड़ देंगे। राजा ने उस आदमी को घोड़े पर बैठा लिया। नगर के चौक पर पहुंचने के बाद राजा ने उस आदमी से उतरने के लिए कहा। तब उस आदमी ने कहा कि तुम उतरो, यह घोड़ा मेरा है। देखते ही देखते वहां के लोग की भीड़ इकट्ठी हो गई। लोगों ने कहा, घोड़ा किसका है, इसका निर्णय तो सिर्फ न्याय अधिकारी ही कर सकते हैं। राजा और भिखारी दोनों को न्याय अधिकारी के पास प्रस्तुत किया गया। उस समय कचहरी में काफी भीड़ जमा थी। न्याय अधिकारी लोगों को बारी बारी से बुला रहे थे।
सबसे पहले न्याय अधिकारी ने एक लेखक और किसान को बुलाया। उनके साथ एक महिला भी थी। लेखक और किसान दोनों ने उस महिला को अपनी पत्नी होने का दावा कर रहे थे। न्याय अधिकारी ने दोनों पक्षों को दलीलें सुनी और कहा, महिला को आज यहीं छोड़ दो, कल आओ। इसके बाद न्याय अधिकारी के सामने एक कसाई और तेली की पेशी हुई। तेली वह आदमी था जो का व्यापार करता था। कसाई के कपड़ों पर खून के छिट्टे पड़े थे और तेली के हाथों में तेल से सने हुए थे। कसाई के हाथों में पैसे की एक थैली थी। दोनों कुछ पक्ष थैली को अपना अपना बता रहे थे। अधिकारी ने कुछ देर सोचा और कहा, पैसे की थाली आज यहीं छोड़ दो, तुम लोग कल आओ। अंत में न्याय अधिकारी ने राजा और भिखारी की दलीलें सुनी। दोनों पक्ष घोड़ों को अपना अपना दावा पेश कर रहे थे। न्याय अधिकारी ने कुछ देर तक सोचा और कहा, घोड़ा को यही छोड़ दो, तुम लोग जाओ, कल आओ। न्याय अधिकारी के निर्णय को सुनने के लिए अगले दिन कचहरी में लोगों को बड़ा हुजूम जमा हो गया। सबसे पहले लेखक और किसान की बारी आई। न्याय अधिकारी ने लेखक से कहा, यह महिला आपकी है, आप उन्हें ले जा सकते हैं। साथ में उन्होंने किसान को 50 कोड़े लगाने का हुक्म दे दिया। उसके बाद कसाई और तेली की बारी आई। उन्होंने कसाई को बुलाकर कहा, लो ये पैसे तुम्हारी है। साथ में उन्होंने तेली को 50 कोड़े मारने की सजा सुनाई। अंत में न्याय अधिकारी ने राजा और किसान को बुलाया और पूछा, तुम इस 20 घोड़े में से अपने घोड़ों को पहचान पाओगे? राजा और भिखारी ने दोनों ने हाँ में उत्तर दिया। एक एक करके न्याय अधिकारी दोनों को अस्तबल में लेकर गए। दोनों ने ही घोड़े को सही सही पहचान लिया। कुछ देर तक गहरे सोच विचार करने के बाद न्याय अधिकारी ने राजा को बुलाकर कहा, आप ये घोड़ा ले जा सकते हैं। साथ में भिखारी को 50 कोड़े मारने की भी सजा सुनाई। जब न्याय अधिकारी घर जाने लगा तो राजा भी उसके पीछे पीछे चलने लगे। राजा को देखकर न्याय अधिकारी ने पूछा, क्या आप मेरे निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं? राजा ने कहा, जनाब मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ और मैं यह जानना चाहता हूँ कि आप इन न्याय पर कैसे पहुँचे। न्याय अधिकारी ने मुस्कुराते हुए कहा, काफी आसान था। सुबह सुबह मैंने उस महिला से दवात में स्याही भरने को कहा। महिला ने इस काम को बड़े ही अच्छे ढंग से अंजाम दिया। इससे मुझे लगा कि वो लेखक की पत्नी ही होगी। जहाँ तक रही बात पैसे की थैली की, मैंने सोते वक्त उसको बर्तन के पानी में डाल दिया था। सुबह देखा तो पानी में कोई तेल नहीं दिखा। अगर तेली के पैसे होते तो पानी में जरूर कुछ तेल तैरता दिखाई देता। इससे मुझे पता लग गया कि वो पैसे तेली के नहीं बल्कि कसाई के थे। न्याय अधिकारी ने आगे कहा, घोड़े का मामला जरूर कुछ पेचीदा था। मैं आप दोनों को अस्तबल में घोड़े की पहचान कराने के लिए नहीं ले गया था। असल बात यह थी कि मैं देखना चाहता था कि घोड़ा आपको पहचानता है या नहीं। जब आप घोड़े के पास गए तो घोड़े ने अपना सिर हिलाया और गर्दन आपकी ओर घुमाई, परंतु उस भिखारी को देखकर अपनी एक टांग ऊपर उठाए, जिससे मुझे घोड़े के सभी मालिक होंगे। फिर राजा ने न्याय अधिकारी से कहा, मैं इस राजा का राज्य हूँ। मैं आपके इंसाफ की बहुत ही तारीफ सुनी है। मैं उसी की पुष्टि करने के लिए यहाँ पर आया था। आप वाकई में एक काबिल न्यायाधीश है। आप मुझसे जो भी पुरस्कार मांगेंगे वह आपको मिलेगा। न्याय अधिकारी ने कहा, मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए, और विनम्रता पूर्वक बोला, राजा की प्रशंसा ही मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा है। दोस्तों, हमारी कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।